नमस्कार दोस्तों व प्यारे बच्चों, बोधायन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9th का पहला लेक्चर शुरू करेंगे। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इसमें हमें थोड़ा सा बेस की ज़रूरत है, जो वही बेस है ये जो मैंने आपको 10th के फर्स्ट लेक्चर में बताया था। पहले नंबर पर आता है हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं। जैसे संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति में सबसे पहले प्राकृत संख्याएं आती हैं। प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो इस तरह चलती हैं, 1 2 3 4, ये इस तरह से, एंड सो ऑन। देखिए दोस्तों, ये प्राकृत संख्याएं वो लाइन की वो संख्याएं हैं जो पूर्ण हैं और 1 से शुरू होती है। जैसे 1 उठाया, फिर 2 उठाया, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही हम एक बैग में रखते जा रहे हैं। ये वो संख्याएं होंगी, वो प्राकृतिक संख्याएं होंगी। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं और उसी से हमारे यहाँ रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा, जो प्राकृतिक संख्या को दर्शाने का मेथड है वो कैपिटल N से होगा, जिसका मतलब होगा प्राकृतिक संख्याएं। और वो इस तरह से 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसी प्रकार से ये ऐसे चलेंगी। दूसरे नंबर पर हमारे पास पूर्ण संख्याएं आती हैं, होल नंबर। होल नंबर क्या होती है? जब आपके पास प्राकृतिक संख्याओं में 0 और रख दिया जाए, फिर वो हमारे पास क्या होंगी? ये हमारे पास पूर्ण संख्याएं होंगी। ये पूर्ण संख्याएं होल नंबर है। इनका W से इसको दर्शाया जाएगा इस प्रकार से, 0 1 2 3 4 5, ये इस प्रकार से आपकी संख्याएं चलेंगी। क्योंकि आपको पता है 0 को आर्यभट्ट जी ने दिया था, उससे पहले रोमन पद्धति, अरबियन पद्धति अलग से चल रही थी, तो 0 के बाद इसको आगे इस प्रकार से लिखा गया। पूर्ण संख्याओं का पूरा होने के बाद हमारे पास फिर आगे आता है इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक हमारे पास वो संख्याएं होती हैं जिनमें सभी हमारे पास पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 इस प्रकार से, और सभी प्राकृतिक संख्याओं के आगे हम माइनस का निशान लगा दें, यानी कि ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिख दें। तो जब इनको इकट्ठा करेंगे तो ये हमारे पास क्या होंगी? ये हमारे पास पूरा जो हमारे थैले के अंदर अब ये इस प्रकार के जो नंबर होंगे वो क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे। अब बात आती है कि इंटीजर को दर्शाया किस नंबर से जाता है? इंटीजर को दर्शाया जाता है Z से। और पहले मैं लेके चल रहा हूँ कि होल नंबर लिखा तो W से, नेचुरल नंबर लिखा तो N से, पर यहाँ इंटीजर था। इंटीजर को Z से क्यों दर्शाया? बात तो ये है, आखिर Z को क्यों दर्शाया? क्योंकि Z एक जर्मन शब्द जहलीन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गिनना। जहलीन, Z जहलीन शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गिनना। और जहलीन से जहल शब्द से बना है, जहल, जो उसका अर्थ होता है संख्या। तो यहाँ से इसको Z से दर्शाया गया, क्योंकि अब हमारे पास संख्याएं पूर्ण हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं, पूर्णांक हो चुके हैं, पूरे अंक हो चुके हैं हमारे पास, नेगेटिव वाले भी और पॉजिटिव वाले भी और 0 वाले भी। ये हमारे पास Z इस कारण से। ये सभी चीज़ें हमारे NCERT की बुक में पेज नंबर 2 पे बड़े अच्छे प्रकार से लिखी हुई हैं। अगर बच्चों को भूमिका पढ़ने में इंजॉय महसूस करना है तो ये सभी बातें उनको आगे आएंगी। तो नेक्स्ट आता है, मैं भी इनके बारे में धनात्मक, ऋणात्मक, गैर धनात्मक, गैर ऋणात्मक नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये अभी आगे चल के जब ज़रूरत होगी तब बता दूंगा, क्योंकि वैसे तो मैंने 10th वाले चैप्टर में ये बता दी थी। अब आती हैं परिमेय संख्याएं, यानी कि रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है कि जो ये हमारे पास सिस्टम है, इसी में रैशनल नंबर आते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है? ये एक तरह का भिन्न का ही रूप है। ये भिन्न का ही रूप है जिसमें ये P/Q की फॉर्म में अगर हम किसी नंबर को लिख सकते हैं, और यहाँ जो हमारे पास P और Q है वो क्या है? पूर्णांक है, यानी कि पूर्णांक। ये हमारे पास क्या है? पूर्णांक।
ध्यान रहे पी और क्या क्या है, पूर्णांक है, पी क्यू क्या है, पूर्णांक। और ध्यान रहे जो नीचे वाला है यानी कि हर का जो काम कर रहा है यहाँ पे, ये हमारे पास नॉन जीरो होना चाहिए। स्पेशल ध्यान रखना है, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। दिमाग में ये बात आपको होनी चाहिए कि हमारे पास ऊपर वाला कुछ भी हो, यानी कि जितने भी ये नंबर दे रखे हैं इनमें से कोई हो, पर नीचे वाले पे रिस्ट्रिक्शंस ये है कि ये वाला नहीं होना चाहिए। इधर वाले हो जाओ या इधर वाले हो जाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं, केवल हमें क्या पता होना चाहिए कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको बात ये समझ में आ गई है। अब बात आती है कि परिमेय संख्याओं को दर्शाया किससे जाता है। परिमेय संख्याओं को क्यू नंबर से दर्शाया जाता है, क्यू से। अब बात वही आती है कि इसके लिए रैशनल है और क्यों नहीं लिया। अब क्यू क्यों लिया, अब क्यू के लिए भी इसके लिए भी हमारे पास एक लॉजिक है, क्योंकि जो रैशनल नंबर है वो परिमेय संख्या है। रैशनल किससे, रेशो से। रेशो यानी कि जो फ्रैक्शन वाली फॉर्म होती है पी बाई क्यू, यानी कि जो इस तरह से लिखी जाती हैं, उनको सोल्व करने के बाद हमारे पास कुछ ना कुछ कोसेंट जरूर आता है। कोसेंट यानी कि भागफल जरूर मिलेगा तो भागफल क्या होता है, कोसेंट होता है। और कोसेंट से ही यहाँ क्यू लिया गया है इसको दर्शाने के लिए, यानी कि रैशनल नंबर को क्या दर्शाते हैं, क्यू से दर्शाते हैं। अब जो बात आती है मेन हमारे पास कि दो रैशनल जो संख्याएं हैं, यानी कि दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं हमारे पास, तो उनके बीच में कितनी रैशनल संख्याएं होती हैं। देखिए, प्राकृत संख्याओं के बीच में दो प्राकृत संख्याएं दी गई हैं, अगर लगातार दी गई हैं तो उनके बीच में, जैसे कि एक और दो दी हुई है, तो उनके बीच में तो कोई और प्राकृत संख्या नहीं आएगी। ऐसे ही इंटीजर में, ऐसे ही आपके पास किस में आएगी, पूर्णांक में आएगी, पूर्ण संख्या में भी ऐसे ही। अब बात आती है कि दो अगर लगातार ये दे रखी हैं, जैसे कि एक और दो के बीच में देखें, इसमें पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं नहीं होंगी, पूर्ण भी नहीं होगी। बीच की बात कर रहा हूँ एक और दो की, और पूर्णांक भी नहीं होंगी। बात आती है कि इनके बीच में परिमेय संख्याएं कितनी होंगी। अब आपको बता दिया जाए कि दो संख्याओं के बीच में अनगिनत, काफ़ी सारी, बहुत सारी, आप अब लग जाओ और ताउम्र लिखते रहो, तो ये क्या होंगी, ये ख़त्म नहीं होंगी। इसे ही अपरिमित रूप से अनेकों कहेंगे। अनेक परिमेय संख्याएं वो इसके अंदर आएंगी। अब इसको निकालने के दो तरीके हैं। एक तो हम 8th में पढ़ के आए हैं कि मान के लीजिए हमारे पास ए और बी दो संख्याएं हैं, उनके बीच की हमें संख्या निकालनी है, तो ए प्लस बी करते हैं, फिर उसको 2 से डिवाइड करते हैं, वो हमारे पास तीसरी संख्या आ जाती है सी। फिर हम क्या करते हैं, ए प्लस सी को जोड़ते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, दूसरे नंबर की आ जाती है, और फिर बी और सी को जोड़ देते हैं, उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसी प्रकार से, जैसे कि अगर मैं इसको लेके चलूँ एक और दो को, पहले तो एक और दो को जोड़ा, 2 से डिवाइड, यानी कि 3/2 आ जाएगा पहली संख्या। फिर नेक्स्ट आ जाएगी 1 + 3/2 डिवाइड बाई 2। इस तरह से हम 8th क्लास में करते हैं। बट अब हमारे पास एक सिंपल मेथड है कि हमें जितनी संख्या निकालनी है, मान लीजिए 1 और 2 के बीच में हमें 4 जो परिमेय संख्याएं हैं वो निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको p/q की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे 1 है और 2 है, इनके नीचे हर में से समान आना चाहिए, हर हमारा समान आना चाहिए। मैं इसके नीचे भी एक, इसके नीचे भी एक। अब हर पे, यानी कि जो हमारे पास बेसिक नंबर थे उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बेसिक संख्याओं पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा हर लगाने से, तो ये समान हर बन गया इसका। तो अब क्या करेंगे, अगर 4 चाहिए तो इसको 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा, 5 से ही नीचे करूँगा, ऐसे ही 5 से ऊपर 5 से नीचे। ये हमारे पास ये तो 5/5 आ गया, और ये हो गया 10/5। अब मैं इनके बीच में देखिए किस तरह से लिख सकता हूँ। देखिए, ये तो हमारे पास वैसे तो बेसिकली एक ही है और ये 2 है। अगर इसको हम सोल्व करते हैं, फिर 5/5, ये 1 था, इससे बड़ा कौन आएगा, 6/5, इससे बड़ा 7/5,
5, इससे बड़ा 8/5, इससे बड़ा 9/5, और ये किससे, इससे बड़ा कौन आएगा 10/5। ये 10/5 क्या था, 2 था। तो इनके बीच की ये जो संख्याएं हैं 1 2 3 4, ये आपकी बीच की परिमेय संख्याएं होंगी। ऐसे ही आपको क्वेश्चन में करना है कि जो क्वेश्चन में आएगा वो भी आपको इसी प्रकार से करना है। अब ये तो थी सिंपल। अब बात आती है हमारे पास, अगर यही संख्याएं, अगर हमारे पास है यही संख्याएं अलग अलग में आ जाए, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है 3/4 और 4/5। अब कैसे करेंगे, अब इनके हर अलग हैं, तो हर अलग है तो सबसे पहले हमारा काम है कि इनके हरों को एक जैसे करना। जैसे 3/4 है, इसके नीचे दूसरे का हर देखिए 5 है, तो इसको मैं पहले 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूँगा। ऊपर आ जाएगा 15, नीचे आ जाएगा 20। इसी तरह से 4/5 था, इसका इधर हर था 4, इसको भी मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 4 से ऊपर नीचे, क्योंकि मेरे पास संख्या में कोई फ़र्क नहीं होगा इसलिए। यहाँ पे ये 16 आ गया और नीचे 20। अब हमारे पास हर समान है, तो अब हमें अगर 5 निकालनी है तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर 7 निकालनी है तो, अगर मुझे 6 निकालनी है तो मैं इसको क्या करूँगा 15/20 मल्टीप्लाई 6/6, 16/20 मल्टीप्लाई 6/6। अब इसमें से काफ़ी सारे निकल जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि 6 ही है, उससे ज़्यादा भी बन सकती हैं, लाखों करोड़ों बन सकती हैं। ये केवल एक बेसिक सा मेथड है जो मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से आप जो आपकी एक्सरसाइज होगी उसमें ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 और 4 होंगे मेरे हिसाब से। जो क्वेश्चन है उसमें वो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, उनमें संख्याएं अलग हैं पर निकालना ऐसे ही है। तो ये आपको वहाँ से अपने आप खुद करना है। अब आ जाती है बात कि मैं एक्सरसाइज पे चलता हूँ। एक्सरसाइज पे चलने के बाद एक्सरसाइज जो फर्स्ट है हमारी, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p/q पूर्णांक है और q 0 नहीं है। सबसे पहले हमें परिमेय संख्या के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें परिमेय संख्या के बारे में पता होना चाहिए। परिमेय संख्या होती है वह जो p/q की फॉर्म में लिखा जाए और जो जहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि अब बात आती है ये p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक कैसे, -3, -2, -1, ये इधर से चलते आ रहे हैं, और 0 1 2 3 इसी प्रकार से। अब बात आती है 0 की। अब 0 को क्या मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ? देखिए लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 0 को किसी से भाग कर लो, किसी पूर्णांक से भाग कर लो 0 को छोड़ के, तो वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। मैं इसके नीचे 1 लिख दूँ, बन गया ये p/q की फॉर्म में। ये p/q की फॉर्म में बन गया। नीचे वाला है जो नॉन जीरो है, ज़रूरी नहीं है मैं 1 ही लिखूँ, मैं इसको 0/2 भी लिख सकता हूँ। ये भी तो p/q की फॉर्म में है, नीचे वाला 0 नहीं। 0/-3 लिख सकता हूँ, ये भी p/q की फॉर्म में है, नीचे वाला 0 नहीं है। तो इस प्रकार से अनेकों नंबर हैं जो शून्य को एक परिमेय संख्या के रूप में दर्शा सकते हैं। तो ये हमारा मेथड है यहाँ लिखने का। ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैं अभी आपको पीछे करा चुका हूँ, उसी मेथड उसी हिसाब से आपको करने हैं। अब जो हमारे पास मेन क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसके लिए हमें समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जो नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब बात आती है कि जो नीचे दिए गए हैं वो कथन सत्य हैं या असत्य हैं। देखिए पहला प्रश्न है हमारा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। जो चीज़ हमें कहता है कि सभी प्राकृत संख्याएं क्या पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं, इसका कहने का मतलब ये है। यानी कि जो हमारे पास, जिसको हमें दूसरे में लेके जाना है, जो दे रखा है वो ऊपर लिखो, जिसमें लेके जाना है उसको नीचे लिखो। प्राकृत संख्या क्या होती है हमारे पास,
1 2 3 4 इस तरह से। और पूर्ण संख्या क्या है? 0 1 2 3 4 इस तरह से। अब चेक करना, ऊपर वाला उठा के चेक करना है कि हमें क्या नीचे वाले में आता है या नहीं आता। देखिए, 1 उठाया हमने, 1 इसके अंदर आ रहा है। 2 उठाया, 2 भी इसके अंदर आ रहा है। 3 उठाया, 3 भी इसके अंदर आ रहा है। 4 उठाया, 4 भी इसके अंदर आ रहा है। यानी कि हमारे पास सभी जो प्राकृतिक संख्या है वो किसके अंदर आ रही हैं? वो पूर्ण संख्याओं में हैं। वो हमारे पास क्या है कि जो प्राकृतिक संख्या है वो सभी किसके अंदर है? पूर्ण संख्याओं में है। वो बात अलग है कि पूर्ण संख्या में कोई एक्स्ट्रा बचती है तो बचती रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें केवल सिद्ध क्या करना है कि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं में आ रही है। तो इसका मतलब ये कथन सत्य है। इस तरह से आप लिख सकते हो, हाँ, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आती हैं। दूसरा पार्ट है हमारा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक यानी कि वही जो पूरे अंक हैं, इस प्रकार से -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इस प्रकार से। अब देखिए, पहले तो पूर्णांक पता होने चाहिए, पूर्ण संख्याएं पता होनी चाहिए। अब कहता है सभी पूर्णांक पूर्णों में आएंगे। पूर्ण संख्या क्या है? 0 1 2 3 4 इस प्रकार से। देखिए, हम 0 उठा रहे हैं, 0 तो है। 1 उठा रहे हैं, वो भी है। 2 उठा रहे हैं, वो भी है। पर जब हम -1 में गए, -1 क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। परंतु -1 किसके अंदर नहीं है? ये पूर्ण संख्याओं में नहीं है। यानी कि -1 पूर्ण संख्याओं में नहीं है बट पूर्णांक में है। तो इसका मतलब ये असत्य है। देखिए, जो संख्या ऊपर वाले में है और नीचे वाले में नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले सभी हमें नीचे वालों में दिखाने हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से ये असत्य होगा। इसी प्रकार से प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या है? जो p/q की फॉर्म में लिखे जाए और q नीचे 0 ना, तो क्या होगा? और ये संख्याएं हैं पूर्ण संख्याएं, 1 2 3 0 के साथ 4 ये। अब बात आती है कि 0 हमारे पास क्या था कि परिमेय संख्या थी, वो है इसके अंदर। 1 था परिमेय संख्या, क्योंकि 1/1 लिख दो तो वो भी इसके अंदर है। पर ये सभी तो आ जाएंगे क्या? 1/2। ये 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है। ये हमारे पास है परिमेय संख्या। क्या ये परिमेय संख्या पूर्ण संख्याओं में आ रही है? 1/2 तो परिमेय संख्या तो है, बट ये पूर्ण संख्याओं में नहीं आती। इसका मतलब 1/2 क्या है? परिमेय है। परंतु ये 1/2 क्या नहीं है? ये पूर्ण नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या है? असत्य। तो दोस्तों, ये फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो आप इसको अच्छी प्रकार से पढ़िए, बार बार देखिए। आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।